हेलो गाइस, आई होप यू ऑल आर वेल। गाइस, वेलकम टू द चैनल। गाइस, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं जीडीपी डिफ्लेटर। ये नेशनल इनकम का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसको हम कह रहे हैं जीडीपी डिफ्लेटर। हम इस पूरे लेक्चर में सीखेंगे कि हम किस तरह से जीडीपी डिफ्लेटर निकालते हैं और कौन से प्रैक्टिकल क्वेश्चंस नॉर्मली एग्जाम में आते हैं जो जीडीपी डिफ्लेटर के ऊपर बेस्ड होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखते हैं हम लोग। अ, एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है, मेरा चैनल है एक एक्सेस टू कॉमर्स और एक चैनल है मेरा कॉमर्स आईक्यू। ठीक है दोस्तों, इन दोनों ही चैनल्स पे आपको सारे लेक्चर्स मिलेंगे। साथ ही साथ मेरा एप्लीकेशन है ए टू सी। ठीक है, गूगल प्ले स्टोर पे आपको मेरा एप्लीकेशन मिलेगा। इस एप्लीकेशन में कंबाइंड कोर्स है अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज और एंटरप्रेन्योरशिप। ये चारों सब्जेक्ट्स एक ही कॉम्बो कोर्स में कवर अप होते हैं, जिसमें आपको सारे नोट्स मिलेंगे, वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, सैम्पल पेपर्स मिलेंगे। साथ ही साथ आपको हमारी जो बुक है टी एस ग्रेवाल की, उस बुक के सारे अनसॉल्व क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस मिलेंगे। अनसॉल्व क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस मिलेंगे, और ये जो सॉल्यूशंस मिलेंगे आपको, ये सॉल्यूशंस मिलेंगे आपको वीडियो लेक्चर फॉर्म में और साथ में पीडीएफ फॉर्म में। ठीक है फ्रेंड्स, ये जो पूरा कॉम्बो पैक है ए टू सी चैनल पे मिले, एप्लीकेशन पे मिलेगा। आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगा ए टू सी का। आप वहाँ पे एप्लीकेशन डाउनलोड करके अपनी जर्नी को कंटिन्यू कर सकते हैं। फॉर क्लास 12th द अमाउंट ऑफ दिस कॉम्बो कोर्स इज ओनली ₹5,000। ₹5,000 में चारों सब्जेक्ट्स आपको मिलेंगे। एंड फॉर क्लास 11th द द अमाउंट इज 4,500। तो दोस्तों, एक बहुत ही नॉमिनल प्राइस में एक कंबाइंड कोर्स है जो आपको एप्लीकेशन पे मिलेगा, और आपको एक्सेस हमेशा मिलेगा। जब तक आपके एग्जाम्स नहीं होंगे तब तक आपको पूरा एक्सेस मिलेगा। सारे नोट्स, वीडियो लेक्चर्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, सैम्पल पेपर्स, अनसॉल्व क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस, ये सब कुछ आपको मिलेगा चारों ही सब्जेक्ट्स में। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास है जीडीपी डिफ्लेटर। देखो, जीडीपी डिफ्लेटर बेसिकली क्या होता है, एक प्राइस इंडेक्स होता है। ठीक है, प्राइस इंडेक्स का मतलब हम लोग क्या कर रहे हैं, 2 ईयर के प्राइजेस का एक इंडेक्स फिगर बना दिया हमने, और वो इंडेक्स फिगर को हम लोग कंपेयर कर रहे हैं नेशनल इनकम के पार्ट में। ठीक है, तो ये जो जीडीपी डिफ्लेटर वो बेसिकली क्या है, इसको समझ लेते हैं हम लोग। प्राइस इंडेक्स है, और प्राइस इंडेक्स इज एन इंडेक्स नंबर विच शोज द चेंज इन प्राइस लेवल बिटवीन द टू डिफरेंट टाइम पीरियड्स, ऑल्सो नोन एज जीडीपी डिफ्लेटर। ठीक है, प्राइस इंडेक्स का दूसरा नाम है जीडीपी डिफ्लेटर। और जीडीपी डिफ्लेटर क्या बता रहा है, प्राइस इंडेक्स क्या बता रहा है, दो अलग अलग ईयर्स में प्राइजेस में क्या चेंज आया वो बता रहा है। ठीक है, वन ऑफ द टाइम पीरियड और ईयर इज नोन एज बेस ईयर। एक टाइम पीरियड को हम लोग क्या कहते हैं, बेस ईयर कहते हैं। एक पर्टिकुलर 2 साल है, देखो 2 साल में से 2 ईयर्स है, इन दोनों के प्राइस लेवल को कंपेयर कर रहे हैं हम लोग। एक साल को हमने बेस ईयर मान लिया, और ये जो बेस ईयर है इसका जो प्राइस प्राइस इंडेक्स है उसको हमने कांस्टेंट मान लिया 100। ठीक है, द प्राइस इंडेक्स ऑफ द बेस ईयर इज टेकन एज 100। इट इज ऑलवेज कांस्टेंट, इसको हमेशा कांस्टेंट मानते हैं हम लोग। अब देखो, द अदर ईयर्स प्राइस इंडेक्स इज कंपेयर्ड विद द बेस ईयर्स इंडेक्स। ठीक है, जो दूसरे नेक्स्ट ईयर से, ठीक है, हमने एक साल को बेस ईयर मान लिया, और इसके साथ हम दूसरे बेस ईयर्स के साथ, इस पर्टिकुलर बेस ईयर के साथ दूसरे ईयर्स को हम कंपेयर करेंगे कि प्राइजेस में क्या चेंज आया। ठीक है, द डिफरेंस बिटवीन द प्राइस इंडेक्स शोज द चेंज इन प्राइस लेवल इन टू डिफरेंट ईयर्स। जो भी डिफरेंस होगा दोनों में, वो चेंज इन प्राइस मतलब इन्फ्लेशन के बारे में बता रहा है, या चेंज ईयर। जैसे मान लो बेस ईयर को माना हमने 100। ठीक है, हमारा उससे नेक्स्ट ईयर है, बेस ईयर से नेक्स्ट ईयर है, नेक्स्ट ईयर को हमने माना 125। नेक्स्ट ईयर का जो प्राइस है, प्राइस इंडेक्स है हमारा, नेक्स्ट ईयर का प्राइस इंडेक्स आ रहा है 125। तो देखो कंपैरिजन कैसे करें हम लोग, जो बेस ईयर है उसको मान लिया हमने 100, और जो नेक्स्ट ईयर है उससे नेक्स्ट ईयर है उसको मान लिया 125। इसका मतलब जो चेंज आ रहा है वो चेंज क्या है, वो चेंज है हमारा इन्फ्लेशन। जो 25 का डिफरेंस है दोनों में, दैट डिफरेंस इज बेसिकली इन्फ्लेशन। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग प्राइस चेंजेस, और ये जो प्राइस चेंजेस है ये नेशनल इनकम पे भी काम करता है। तो हम दोनों ही सालों के नेशनल इनकम को निकालते हैं और नेशनल इनकम को कंपेयर करते हैं, जिससे हमें डिफरेंस पता लगता है कि प्राइजेस की वजह से नेशनल इनकम में क्या चेंज आया है। ठीक है, बेस ईयर प्राइस इज नोन एज कांस्टेंट प्राइस, P0, उसको हम बोल रहे हैं P0 कांस्टेंट प्राइस। करंट ईयर्स प्राइस इज नोन एज करंट प्राइस, दैट इज P1, उसको हम बोल रहे हैं P1। अभी इंडिया में जो बेस ईयर प्राइस है दोस्तों, वो बेस ईयर प्राइस है हमारा 2011-12 का। ठीक है, हमने बेस ईयर किसको मान रखा है, 2011-12 को। जो 2011-12 का जो प्राइस इंडेक्स है वो 100 है हमारे लिए। इसी से हम आगे वाले ईयर्स का कंपैरिजन कर रहे हैं हम लोग बेसिकली। ठीक है, तो ये हमारा एक बेसिक है। अब देखो आगे,
हम नेशनल इनकम निकालते हैं करंट ईयर प्राइजेस पे भी, और हम नेशनल इनकम निकालते हैं कांस्टेंट ईयर प्राइजेस पे भी या कांस्टेंट प्राइस पे। कांस्टेंट प्राइस मतलब बेस ईयर के प्राइस पे, और करंट ईयर मतलब जो हमारा जिसमें इन्फ्लेशन इंक्लूडेड है, जिसमें प्राइस चेंज हुआ वो इंक्लूडेड है, ये हमारा बेस ईयर प्राइस है। ठीक। व्हाट इज नेशनल इनकम एट करंट ईयर प्राइस? इट इज अ मनी वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज produced by normal residents of a country in a year measured at the prices of current year। सपोज मान लो अभी हमारा करंट ईयर चल रहा है 2024-25। इस 2024 में जो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज है, जो भी हमने प्रोड्यूस करी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, उनको अगर हमने करंट ईयर के प्राइस पे मेजर किया है तो वो है नेशनल इनकम एट करंट ईयर प्राइस। ठीक है। इसमें इन्फ्लेशन इंक्लूडेड है 2024-25 में, 24-25 में, वॉट एवर बी द इन्फ्लेशन, दिस इन्फ्लेशन इज इंक्लूडेड इन द करंट ईयर्स प्राइस। सो द नेशनल इनकम दैट इज calculated or estimated on basis of current year price is known as national income at current price. In the same way, it is the national income at the constant price. It is the money value of final goods and services produced by the normal residents of a country in a year measured at base year price। ठीक है। बेस ईयर के प्राइस पर अगर हम नेशनल इनकम निकाल रहे हैं तो दैट इज नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइस। नेशनल इनकम एट करंट प्राइस इज ऑल्सो नोन एज नॉमिनल नेशनल इनकम। ठीक है। एंड नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइस इज नोन एज रियल नेशनल इनकम। व्हाई इट इज रियल? बिकॉज इट इज बेस ईयर प्राइस, बेस्ड ऑन बेस ईयर प्राइस। इट चेंजेस ड्यू टू चेंज इन बोथ प्राइस एंड क्वांटिटी। यहाँ पे जो भी चेंज आ रहा है नेशनल इनकम में करंट ईयर प्राइस पे, वो चेंज आ रहा है प्राइस और क्वांटिटी दोनों के, दोनों से। बट बेस ईयर में जो चेंज आ रहा है, इट चेंजेस ड्यू टू चेंज इन क्वांटिटी ओनली। क्योंकि प्राइस हमेशा हम कांस्टेंट ले रहे हैं, 100 मान रहे हैं हमारे प्राइस इंडेक्स को। प्राइस इंडेक्स को 100 का मानने का मतलब है हमने प्राइस को कांस्टेंट माना है। तो सिर्फ अगर नेशनल इनकम बदल रही है तो किस वजह से बदल रही है? नेशनल इनकम बदल रही है क्वांटिटी की वजह से। बट अगर करंट ईयर में हम जो नेशनल इनकम कैलकुलेट कर रहे हैं उसमें हम क्वांटिटी और प्राइस दोनों ले रहे हैं। ठीक है। फॉर्मूला क्या है? करंट प्राइस इज P1 एंड करंट क्वांटिटी इज Q1। यहाँ पे प्राइस टेकन इज बेस ईयर्स प्राइस P1 एंड P0 एंड Q1। देखो इसमें आ रहा है हमारा P1 इंटू Q1। ठीक है। तो प्राइस कौन सा लिया? P1 करंट ईयर का प्राइस, और क्वांटिटी Q1। इसमें हम ले रहे हैं P0 इंटू Q1। देखो क्वांटिटी तो हम करंट ईयर की ले रहे हैं, बट जो प्राइस ले रहे हैं वो बेस ईयर का ले रहे हैं। तो यहाँ पे प्राइस में चेंज नहीं आ रहा, प्राइस सेम है, बेस ईयर प्राइस है, और क्वांटिटी में चेंज आ रहा है। यहाँ पे जो चेंज आ रहा है नेशनल इनकम में, वो प्राइस की वजह से भी आ रहा है और क्वांटिटी की वजह से भी आ रहा है। नाउ suitability, it does not show the true picture of economic growth। देखो हम अगर ये देखते हैं कि नेशनल इनकम हमारी बहुत ज़्यादा आ रही है, तो हम ये मान लें कि नेशनल इनकम ज़्यादा है, इसका मतलब हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ है। ये कोई ज़रूरी नहीं है। कंट्री में नेशनल इनकम ज़्यादा है तो करंट ईयर के प्राइसेस बढ़ने की वजह से भी ज़्यादा हो सकती है। आपकी कंट्री में इतना ज़्यादा इन्फ्लेशन है तो आपकी नेशनल इनकम ज़्यादा आएगी करंट ईयर प्राइसेस पे। जैसे टेक एन एग्जांपल ऑफ पाकिस्तान इकोनॉमी। पाकिस्तान की इकोनॉमी में भैया आप अभी अगर देखोगे आप, तो नेशनल इनकम बहुत अच्छी दिख रही होगी, क्योंकि इन्फ्लेशन इतना ज़्यादा है वहाँ पे, महंगाई इतनी ज़्यादा है कि नेशनल इनकम ज़्यादा दिख रही होगी। बट एक्चुअल में जो आउटपुट है वो इंक्रीज नहीं हुआ। जब भी किसी कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ को देखा जाता है, सो वी कंसीडर द आउटपुट, वी डू नॉट कंसीडर द प्राइजेस। तो यहाँ पे क्या बोला है? इट डज नॉट शो द ट्रू पिक्चर ऑफ द इकोनॉमिक ग्रोथ एज इट इज अफेक्टेड बाय द चेंज इन प्राइस रादर देन चेंज इन फिजिकल आउटपुट। इट shows the true picture of economic growth as any increase in the real national income is due to the increase in output only। ठीक है। अगर हम बेस ईयर प्राइजेस पे नेशनल इनकम ले रहे हैं, तो हम लोग बेस ईयर प्राइस ले रहे हैं, मतलब बेस ईयर का जो इंडेक्स है उसको कांस्टेंट ले रहे हैं। बट जो चेंज आ रहा है वो किस वजह से आ रहा है? क्वांटिटी की वजह से आ रहा है। ठीक है। तो इट शोज द रियल पिक्चर। ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने 2000 यूनिट्स प्रोड्यूस किए, सपोज मान लीजिए करंट ईयर का प्राइस है 40 रुपीज़। ठीक। तो हमारे नेशनल इनकम में 80,000। ठीक है। बट अगर मान लो हमने यही 2000 यूनिट्स प्रोड्यूस किए और हमारा बेस ईयर का प्राइस था मान लो 10, तो हमारी नेशनल इनकम है 20,000। ठीक। अब मान लो नेक्स्ट ईयर हमने 3000 यूनिट्स प्रोड्यूस किए। अगर 3000 यूनिट्स को हम 10 रुपए पे ही कैलकुलेट करें तो हमारी नेशनल इनकम है 30,000। अब यहाँ पे जो 10,000 इंक्रीज हो रही है नेशनल इनकम, उनमें प्राइस का इम्पैक्ट नहीं है, क्योंकि दोनों में प्राइस कांस्टेंट है। तो नेशनल इनकम अगर 10,000 इंक्रीज हुई तो किस वजह से हुई है? आउटपुट की वजह से हुई है। आउटपुट इंक्रीज हो गया इसलिए नेशनल इनकम इंक्रीज हुई। जब नेशनल इनकम आउटपुट की वजह से इंक्रीज होती है तो वो हमारा बेसिकली रियल नेशनल इनकम है।
ठीक है, वो इकोनॉमिक ग्रोथ को बता रहा है। मान लीजिए 3,000 यूनिट्स हमने नेक्स्ट ईयर प्रोड्यूस करी और तब प्राइस हो गया था मान लीजिए 80 रुपीज, तो हमारी नेशनल इनकम हो गई 2,40,000। अब ये नेशनल इनकम बहुत ज्यादा बढ़ गई है। ठीक है, तो बहुत ज्यादा बढ़ गई है, तो इसका मतलब दैट इज रॉन्ग, ये गलत है। ठीक है, ये नेशनल इनकम आपको बहुत बड़ी हुई दिख रही है, बट ये बड़ी किस वजह से है? क्वांटिटी में ज्यादा चेंज नहीं है, क्वांटिटी 2,000 से 3,000 ही हुई है। ठीक है, या मान लो ऐसा ले लेते हैं हम लोग, क्वांटिटी सेम मान लेते हैं हम लोग। मान लीजिए हमने क्वांटिटी को सेम मान लिया, क्वांटिटी प्रोड्यूस इज सेम 2,000 यूनिट्स, और प्राइस हो गया मान लीजिए 80 रुपीज, तो आपकी नेशनल इनकम जस्ट डबल हो गई। बट आप क्वांटिटी देखो, क्वांटिटी सेम है। इसका मतलब नेशनल इनकम जो बढ़ी है वो प्राइजेस की वजह से बढ़ी है। तो ये हमारा ट्रू पिक्चर नहीं है, हमारे पास इकोनॉमिक ग्रोथ कुछ नहीं है क्योंकि आउटपुट सेम है। ठीक है, सो दिस इज द बेसिक कंसेप्ट। व्हेन वी कैलकुलेट द नेशनल इनकम एट करंट ईयर प्राइसेस, इट डज नॉट शो द रियल पिक्चर ऑफ द इकोनॉमिक ग्रोथ। ठीक है, इफ यू वांट टू सी द रियल पिक्चर ऑफ द इकोनॉमिक ग्रोथ, यू हैव टू कैलकुलेट द नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइसेस। कांस्टेंट प्राइसेस मींस यू हैव टू टेक द प्राइसेस ऑफ बेस ईयर, सो इट विल शो द इकोनॉमिक ग्रोथ इन टर्म्स ऑफ आउटपुट ओनली, आउटपुट के टर्म्स में ही हमें इकोनॉमिक ग्रोथ बताएगा। अब देखो, हाउ टू कैलकुलेट नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइसेस। ठीक है, अगर हमें कांस्टेंट प्राइसेस निकालना है तो हम ले लेते हैं नेशनल इनकम एट करंट प्राइसेस। करंट प्राइस का जो नेशनल इनकम है उसको हम करंट प्राइस इंडेक्स से ही डिवाइड करेंगे और 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 100 हमारा कांस्टेंट प्राइस है, तो हमें मिल जाएगी नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइस। बट अगर हमें चाहिए नेशनल इनकम एट करंट प्राइस, तो नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइस लिया हमने, डिवाइड बाय कांस्टेंट प्राइस इंडेक्स, इनटू यहाँ पे प्राइस इंडेक्स आएगा करंट ईयर का प्राइस इंडेक्स, शायद टाइप गलत हो गया, करंट ईयर प्राइस इंडेक्स। तो नेशनल इनकम आपकी किस पे चली जाएगी? करंट ईयर प्राइस इंडेक्स पे चली जाएगी। ठीक है, आगे देखते हैं। अब है हमारे पास नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, जैसे हमने नेशनल इनकम को पढ़ा वैसे हमारा नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी है। ठीक है, वी आर टॉकिंग अबाउट ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, व्हेन जीडीपी ऑफ द गिवन ईयर इज एस्टिमेटेड ऑन द बेसिस ऑफ प्राइस ऑफ the same year, same means current year, it is called nominal GDP or GDP at the current price. But when GDP of a given year is estimated on the basis of price of the base year, it is called real GDP. अगर हमने GDP निकाला करंट ईयर के प्राइसेस पे, ठीक है, तो वो कहलाएगा हमारा, करंट ईयर प्राइस पे निकाला तो नॉमिनल जीडीपी कहलाएगा। ठीक है, और अगर हमने जीडीपी निकाला बेस ईयर के प्राइस पे, बेस प्राइस पे, तो वो कहलाएगा रियल जीडीपी। ठीक है, दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन नॉमिनल एंड रियल जीडीपी। रियल जीडीपी। अब देखो, अब आगे है हमारे पास तीन सिचुएशंस है हमारे पास। क्या रियल जीडीपी नॉमिनल जीडीपी से ज्यादा हो सकता है? यस, हो सकता है, अगर बेस ईयर का प्राइस ज्यादा हो और करंट ईयर का प्राइस कम हो। बेस ईयर का प्राइस को हमने क्या माना? P0, P0 P1 से ज्यादा है, क्योंकि इसका मतलब P1 में डिफ्लेशन हो गया, प्राइस जो करंट ईयर का प्राइस है P1, उसमें डिफ्लेशन आ गया, चीजें सस्ती हो गई। और बेस ईयर हमसे इस करंट ईयर के प्राइजेस से बेस ईयर का प्राइस ज्यादा था, तो रियल जीडीपी कैन बिकम ग्रेटर देन नॉमिनल जीडीपी। नॉमिनल जीडीपी से ज्यादा हो सकता है रियल जीडीपी, मे बी पॉसिबल। ठीक है, नेक्स्ट, कैन रियल जीडीपी आर इज इक्वल टू नॉमिनल जीडीपी? यस, प्राइस लेवल ऑफ बोथ द ईयर्स इज सेम, दोनों साल का सेम है प्राइस लेवल, तो रियल जीडीपी नॉमिनल जीडीपी के बराबर होगा। नेक्स्ट इज, nominal GDP can be greater than real GDP. Yes, it can be. Price level in the base year is less than the price level in the current year. Means P1 is greater than P0. So base year के prices है P0, वो कम है, और जो current year के prices है P1, they are greater. तो nominal GDP is greater than real GDP. ठीक, आगे देखते हैं हम लोग। Real GDP is a better than nominal GDP. Why? क्यों है रियल जीडीपी बेटर, क्यों है? बिकॉज रियल जीडीपी सिर्फ आउटपुट के चेंजेस को कंसिडर कर रहा है, प्राइस में जो चेंज आया है, प्राइस के जो चेंजेस की वजह से जो इफेक्ट आया है उसको कंसिडर नहीं कर रहा है। ठीक है, तो हमें क्या बोला है? रियल जीडीपी इज बेटर देन nominal GDP because it determines the effect of increase in production of goods and services only rather than इफेक्ट ऑफ प्राइस लेवल चेंजेस। प्राइस में कोई चेंजेस आ रहा तो उसको कंसिडर नहीं कर रहा है, तो रियल जीडीपी सिर्फ आउटपुट को कंसिडर कर रहा है, इसलिए रियल जीडीपी हमारे लिए बेटर है। कैसे? अभी हमने एक एग्जांपल देखा था, हमने 2000 यूनिट्स प्रोड्यूस करी मान लीजिए नेशनल इनकम में। ठीक है, पूरे नेशन में हमने मान लीजिए 2000 यूनिट्स प्रोड्यूस करी, बेस ईयर का प्राइस दिया 10 रुपीज, तो हमारा जीडीपी हो गया 20,000। मान लीजिए नेक्स्ट ईयर हमने प्रोड्यूस करी 3000 यूनिट्स और प्राइस हमारा बेस ईयर का ही है, तो
हमारा जीडीपी हो गया 30,000। ये जो जीडीपी 10,000 बढ़ा है, ये जीडीपी किस वजह से बढ़ा है? आउटपुट के इंक्रीज होने की वजह से बढ़ा है। जब हमारा आउटपुट इंक्रीज हो रहा है तो ही जीडीपी बढ़ रहा है। इसका मतलब रियल जीडीपी, गुड्स एंड सर्विसेज बढ़ रही है तो ही चेंज हो रहा है, बाकी वो चेंज नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि प्राइस लेवल इम्पैक्ट को हमने जीरो मान लिया, प्राइस लेवल का जो इफेक्ट है उसको हमने जीरो मान लिया। 10 हमने दोनों में 10 लिया है, तो प्राइस लेवल में कोई चेंज है ही नहीं, दोनों में सेम प्राइस है। ठीक है। Now, change in GDP due to change in physical output is counted as a real GDP and it also facilitates the international comparisons. जब हम इंटरनेशनल कंट्रीज के साथ हमारे कंपैरिजंस करते हैं, हमारे जीडीपी और नेशनल इनकम को कंपेयर करते हैं, तो रियल जीडीपी को कंपेयर करना इजी होता है। अगर हम इंटरनेशनल कंपैरिजंस हमारे इन्फ्लेशन और उनके इन्फ्लेशन से कंपेयर करेंगे तो कंपैरिजन प्रॉपर नहीं होगा। हम उनकी कंट्री में जो इन्फ्लेशन हुआ, जो प्राइसेस में चेंज आया, और हमारी कंट्री में जो इन्फ्लेशन हुआ उसको एलिमिनेट कर रहे हैं। और एलिमिनेट करके कंपैरिजन कैसे कर रहे हैं? जीडीपी कंपैरिजन, जीडीपी कंपैरिजन कर रहे हैं हम रियल प्राइसेस के ऊपर, बेस प्राइसेस के ऊपर। तो रियल जीडीपी कंपैरिजन इंटरनेशनल कंपैरिजन के लिए बेटर है, किससे? नॉमिनल जीडीपी से। हाँ, नो, हाउ टू कैलकुलेट द रियल जीडीपी? नॉमिनल जीडीपी अगर आपको दे रखा है, जो इस साल का करंट ईयर का, मान लीजिए नॉमिनल जीडीपी जो भी आया, ठीक है, उसको हम करंट ईयर के प्राइस इंडेक्स से डिवाइड कर देंगे। तो करंट ईयर के प्राइस इंडेक्स से डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो वो बेस किस पे चला जाएगा? 100 पे चला जाएगा। नॉमिनल जीडीपी की बात करें तो रियल जीडीपी डिवाइड बाय 100 की बात करते हैं। ठीक है, इससे हमारा नॉमिनल जीडीपी आ जाएगा। तो रियल जीडीपी को हमने प्राइस इंडेक्स से मल्टीप्लाई किया और 100 से डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो हमारा आ जाएगा नॉमिनल जीडीपी। देखो एग्जांपल, हमें रियल जीडीपी दे रखा है 5,000 करोड़ और प्राइस इंडेक्स दे रखा है 125 फॉर द करंट ईयर। ठीक है, फाइंड नॉमिनल जीडीपी, हमें नॉमिनल जीडीपी निकालना है। देखो, तो नॉमिनल जीडीपी में क्या करेंगे हम लोग? हमें रियल जीडीपी दे रखा है 5,000, रियल जीडीपी डिवाइडेड बाय, ठीक है, यहाँ पे डिवाइड बाय 100 कर देंगे, रियल जीडीपी दे रखा है। और नॉमिनल पे लेके जाना है तो करंट ईयर का जो प्राइस इंडेक्स है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। देखो, हमने रियल जीडीपी को बेस से 100 से डिवाइड किया, मतलब उसको नलीफाई कर दिया, उसको कौन से लेवल पे चले गए? 125 पे लेके चले गए। तो इट विल बी 5,000 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 125। इस तरह से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। सो इट विल बिकम 50 इंटू 125। जस्ट होल्ड, इसको फटाफट कैलकुलेट कर लेते हैं। सो इट विल बी 50 into 125, so it comes 6250। ये आ गया हमारा 6250। तो जो नॉमिनल जीडीपी है वो 6250 है, और उसके अगेंस्ट में जो रियल जीडीपी है वो 5000 है। तो जो भी चेंज आया वो किस वजह से आया? प्राइस की वजह से आया। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। अब जीडीपी डिफ्लेटर कैसे निकालते हैं? हमने जो प्राइस इंडेक्स सीखा, अभी हमें प्राइस इंडेक्स दिया गया था, जैसे 100 और 125 हमने इस क्वेश्चन में किया, तो हमें प्राइस इंडेक्स दिया गया था 100 और 125। नॉर्मली प्राइस इंडेक्स कैसे निकाला जाता है? जीडीपी डिफ्लेटर और प्राइस इंडेक्स। जीडीपी डिफ्लेटर मेजर्स द एवरेज लेवल ऑफ प्राइसेस ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज टेक दैट मेक अप जीडीपी। ठीक है, जीडीपी डिफ्लेटर हम लोग क्या करते हैं? सबसे पहले जीडीपी डिफ्लेटर क्या निकालता है? एवरेज लेवल ऑफ प्राइसेस निकाल लेता है। ठीक है, मैथमेटिकली इट इज अ रेशियो ऑफ नॉमिनल जीडीपी टू द रियल जीडीपी ऑफ द करंट ईयर। नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी अगर हमें क्वेश्चन में दे रखा है तो उन दोनों का जो रेशियो होता है, दैट इज जीडीपी डिफ्लेटर। जीडीपी डिफ्लेटर कैन बी यूज टू एलिमिनेट द इफेक्ट ऑफ प्राइस चेंजेस। जीडीपी डिफ्लेटर, जो प्राइजेस में चेंजेस आ रहे हैं, प्राइजेस में चेंजेस की वजह से जो इफेक्ट आ रहे हैं उसको, उसके इम्पैक्ट को एलिमिनेट किया जा सकता है। कैसे निकाला? देखो, जीडीपी डिफ्लेटर और प्राइस इंडेक्स इज इक्वल टू नॉमिनल जीडीपी। हमने नॉमिनल जीडीपी को डिवाइड कर दिया किससे? रियल जीडीपी से। ठीक है, और 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक, नो, इसी तरह से रियल जीडीपी कैसे निकाला? नॉमिनल जीडीपी को, यहाँ पे रियल जीडीपी निकालना मान लीजिए हमें, ठीक है, तो हमने क्या किया? नॉमिनल जीडीपी को डिफ्लेटर से, नॉमिनल जीडीपी को बेसिकली जो हमारा डिफ्लेटर है, जीडीपी डिफ्लेटर आया, उस डिफ्लेटर से इंडेक्स से डिवाइड कर दिया और 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो रियल जीडीपी आ जाएगा। ठीक है, नॉमिनल जीडीपी इज इक्वल टू रियल जीडीपी इंटू जीडीपी डिफ्लेटर डिवाइड बाय 100। ठीक, इस तरह से नॉमिनल जीडीपी भी आ जाएगा। हमने रियल जीडीपी को 100 से ही डिवाइड किया, क्योंकि रियल जीडीपी का जो बेस ईयर है वो बेस है 100 है, और उसको डिफ्लेटर से मल्टीप्लाई कर दिया, जो भी डिफ्लेटर का वैल्यू आया करंट ईयर का, जैसे मान लीजिए 125 आया तो 125 से डिवाइड कर मल्टीप्लाई कर दिया और 100 से डिवाइड कर दिया। जीएनपी डिफ्लेटर, जहाँ पे हम
जीडीपी की बात कर रहे हैं, वहां पे हम नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी ले रहे हैं, उसकी जगह हम लोग क्या ले लेंगे, नॉमिनल जीएनपी और रियल जीएनपी। तो व्हेन वी विल डिवाइड नॉमिनल जीएनपी विद द रियल जीएनपी, वी विल गेट द जीएनपी डिफ्लेटर अपार्ट फ्रॉम जीडीपी डिफ्लेटर। ठीक है, यहाँ पे हम ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट ले रहे हैं, तो हमें जीएनपी डिफ्लेटर मिल जाएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं गाइस। देखो, अब हमारे पास एक क्वेश्चन आता है सिंपल सा, कि जीडीपी से वेलफेयर का क्या लिंक है। देखो, जीडीपी से वेलफेयर का ज्यादा लिंक नहीं होता है। ये कोई जरूरी नहीं होता है कि किसी कंट्री का जीडीपी बढ़ रहा है तो उसका वेलफेयर भी बढ़ रहा है। तो हम इसके बारे में पढ़ने वाले हैं अब। ठीक है, तो जीडीपी एंड वेलफेयर की बात करते हैं। वेलफेयर मीन्स सेंस ऑफ मटेरियल बीइंग अमंग द पीपल। वेलफेयर का मतलब है लोगों में जो मटेरियल बीइंग है, लोगों की लाइफ में जो लग्जरीज है, मटेरियल बीइंग है, वो बढ़ रहा है। अगर लोगों की लाइफ में लग्जरीज बढ़ रही है तो वेलफेयर है। जीडीपी इज ऑफन कंसिडर्ड एज एन इंडेक्स ऑफ वेलफेयर। हम नॉर्मली जीडीपी को इंडेक्स ऑफ वेलफेयर मानते हैं, बट ऐसा होता है क्या, इसको बारे में हम पढ़ने वाले हैं कि रियलिटी में इंडेक्स ऑफ वेलफेयर है क्या, जीडीपी बढ़ने से वेलफेयर बढ़ रहा है, इसके बारे में पढ़ेंगे। हायर द जीडीपी जनरली टेकन एज अ ग्रेटर वेलफेयर ऑफ द पीपल। हम ये देखते हैं कि अगर जीडीपी हायर है, ठीक है, तो वेलफेयर भी हायर है। वेलफेयर इज ऑल्सो हायर। क्या ये होता है, क्या वेलफेयर भी हायर है, इसे हम चेक करने वाले हैं। जनरली हम ये मानते हैं कि जीडीपी हायर है तो वेलफेयर भी हायर है, बट दिस जनरलाइजेशन मे नॉट बी करेक्ट। अगर आप मान रहे हो कि जीडीपी ज्यादा है और वेलफेयर ज्यादा है, तो ये करेक्ट नहीं है। क्योंकि देखो, ऐसा हो सकता है, मान लीजिए हमारी कंट्री में तीन बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं। एक है अंबानी, ठीक है, एक है मान लीजिए अडानी, और एक है टाटा। तीन इंडस्ट्रियलिस्ट है मान लीजिए। अब हमारी कंट्री में सबसे ज्यादा रिच पीपल ये तीनों ही हैं। बाकी हमारी कंट्री में मान लीजिए मैक्सिमम पॉपुलेशन पुअर है। अब हमारी कंट्री का जीडीपी तो बढ़ेगा, क्योंकि अंबानी काम कर रहे हैं, अडानी काम कर रहे हैं, टाटा काम कर रहे हैं। ठीक है, इनकी इंडस्ट्रीज की वजह से, इनकी कंपनीज की वजह से जीडीपी तो बहुत बढ़ेगा। बट हमारी पॉपुलेशन मैक्सिमम पुअर है, तो जीडीपी का डिस्ट्रीब्यूशन पुअर है। जो भी जीडीपी बढ़ रहा है, उसका जो बेनिफिट है, उसका जो ज्यादा पैसा है, वो किसे मिल रहा है, अंबानी और अडानीज को मिल रहा है, टाटा को मिल रहा है। मैक्सिमम पॉपुलेशन पुअर है, उनको कुछ भी पैसा नहीं मिल रहा है, जीडीपी का कंट्रीब्यूशन उनके लिए पुअर है। तो इसलिए यहाँ पे वेलबींग नहीं है, वेलफेयर नहीं है, क्योंकि मैक्सिमम पैसा अंबानी, अडानी और टाटा के पास जा रहा है जीडीपी के बढ़ने के साथ। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट है, ये जनरलाइजेशन ट्रू क्यों नहीं है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी, इफ विद द राइज इन जीडीपी inequalities in the distribution of income may also increase, this will increase the gap between rich and poor। अगर जीडीपी बढ़ रहा है, बट जीडीपी बढ़ने के साथ जीडीपी का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो पुअर है, तो गरीब लोगों को, पुअर लोगों को कुछ नहीं मिल रहा है। इससे क्या हो रहा है, अगर डिस्ट्रीब्यूशन पुअर है, तो डिस्ट्रीब्यूशन पुअर होने की वजह से, डिस्ट्रीब्यूशन पुअर होने की वजह से, तो रिच पर्सन तो क्या बन रहा है, रिच बन रहा है, और पुअर पर्सन पुअर बनता जा रहा है। क्योंकि सारा का सारा जीडीपी जो भी बढ़ रहा है, वो सारा रिच के पास जा रहा है, तो रिच बिकम रिचर एंड द पुअर बिकम पुअरर। ठीक है, ड्यू टू दिस राइज इन इनइक्वालिटी, वेलफेयर ऑफ द पीपल मे नॉट राइज। इससे लोगों का वेलफेयर नहीं बढ़ेगा, क्योंकि पुअर तो पुअर हो रहा है, वेलफेयर बढ़ नहीं रहा है उसका। और रिच के पास ऑलरेडी बहुत पैसा है, पहले से और रिच हो रहा है वो, तो उसको वेलफेयर बढ़ाना नहीं है अब। ठीक है, नो, सो दिस इज मिथ, कि अगर जीडीपी हायर है तो आपका वेलफेयर भी अच्छा है, दिस इज मिथ बेसिकली। राइज इन जीडीपी डू नॉट कंसिडर नॉन मॉनेटरी एक्सचेंजेस। बहुत सारे ऐसे नॉन मॉनेटरी एक्सचेंजेस हैं जो इकोनॉमिक वेलफेयर में काम आते हैं, बट वो जीडीपी में काउंट ही नहीं होते हैं, तो हम वेलफेयर को काउंट ही नहीं कर पा रहे हैं ढंग से। कैसे, देखो, सर्विसेज ऑफ द हाउसवाइफ एंड किचन गार्डनिंग, ये सबसे बेस्ट एग्जांपल है। ठीक है, लेजर टाइम एक्टिविटीज ऑल्सो बेस्ट एग्जांपल। देखो, सर्विसेज हाउसवाइफ की बात करते हैं। हमारे घरों में हमारी मदर काम करती हैं, हमारी वाइफ और हमारी सिस्टर्स भी काम करती हैं, मतलब घर का सारा काम वो करती हैं और हमें सपोर्ट करती हैं। तो उनकी एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है वो बेसिकली, जो हमें सपोर्ट कर रही है, बट हम उस इकोनॉमिक एक्टिविटी को मेजर नहीं कर पा रहे। क्या उस उनके सपोर्ट की वजह से हमारी फैमिली का इकोनॉमिक वेलफेयर हो रहा है, यस। अगर फैमिली में लेडीज ना हो तो इकोनॉमिक वेलफेयर पॉसिबल ही नहीं है। तो उनकी एक्टिविटीज की वजह से इकोनॉमिक वेलफेयर हो रहा है, बट हम उस इकोनॉमिक वेलफेयर को काउंट नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि जीडीपी इन ट्रांजेक्शन्स को नॉन मॉनेटरी ट्रांजेक्शन्स मानता है, और नॉन मॉनेटरी ट्रांजेक्शन को जीडीपी कैलकुलेशन में इंक्लूड नहीं किया जाता।
तो इस वजह से राइज इन जीडीपी तो होगा, ठीक है, मतलब सॉरी, वेलफेयर तो राइज बढ़ रहा है, वेलफेयर तो बढ़ेगा, बट वो नॉन मॉनेटरी में काउंट हो रहा है, ठीक है। अब देखो क्या बोला है, इंक्रीज इन जीडीपी ड्यू टू चेंज इन प्राइसेस। If increase in GDP is due to the rise in prices and not increase in physical output, then it will not be reliable index of economic welfare. पाकिस्तान में ऐसा हो रहा है, पाकिस्तान का जीडीपी बढ़ रहा है, पर पाकिस्तान के साथ क्या प्रॉब्लम, उनका आउटपुट नहीं बढ़ रहा है। इवन उनके पास अब खाने पीने की चीजें भी नहीं बची है, आउटपुट है ही नहीं उनके पास। इंडस्ट्री तो छोड़ो, इंडस्ट्री तो बंद ही हो गई उनकी बहुत सारी, बट उनके पास खाने पीने का एग्रीकल्चर आउटपुट भी नहीं बढ़ रहा है। तो हमें दिख रहा है उनका जीडीपी बढ़ रहा है, बट पता है पाकिस्तान का जीडीपी जो बढ़ रहा है ना, वो मैक्सिमम इन्फ्लेशन की वजह से बढ़ रहा है, महंगाई की वजह से बढ़ रहा है, इतनी महंगाई है वहाँ पे। तो महंगाई की वजह से जीडीपी बढ़ना इकोनॉमिक वेलफेयर नहीं है। तो हम कह सकते हैं जीडीपी इंक्रीज हो रहा है, तो क्या इकोनॉमिक वेलफेयर है? नहीं है। जीडीपी के इंक्रीज होने से इकोनॉमिक वेलफेयर नहीं हो रहा है, ठीक है। कंसिडरेशन टू एक्सटर्नलिटीज, जीडीपी डज नॉट टेक इनटू अकाउंट एक्सटर्नलिटीज पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव और नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज जो होती हैं उनको जीडीपी कंसिडर नहीं करता है। कैसे? एक्सटर्नलिटीज क्या होती हैं? एक्सटर्नलिटीज रेफर्स टू द बेनिफिट्स और हार्म्स ऑफ एन एक्टिविटी। किसी भी एक्टिविटी का फायदा या नुकसान, वो क्या एक्सटर्नलिटी है, ठीक है। फॉर विच दे मे बी पेड, दे नॉट बी पेड और पेनलाइज्ड, ठीक है। कोई कोई फर्म है या कोई इंडिविजुअल है, वो पॉल्यूशन कर रहा है, तो हो सकता है उसको पेनलाइज नहीं किया जा रहा हो, ठीक है। तो एक्टिविटीज विच रिजल्ट इन बेनिफिट टू अदर्स आर टर्म्ड एज पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज एंड एक्टिविटीज विच रिजल्ट इन हार्म टू अदर्स आर टर्म्ड एज नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज। जीडीपी बढ़ रहा है, बट जीडीपी के बढ़ने के साथ पॉजिटिव और नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज दोनों बढ़ रही हैं। जैसे मान लीजिए पब्लिक पार्क्स का डेवलपमेंट, तो पब्लिक पार्क्स अगर डेवलप हो रहे हैं तो पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी है। पब्लिक पार्क डेवलप होने की वजह से क्या होगा, लोगों को सपोर्ट मिलेगा, उनकी हेल्थ अच्छी रहेगी, तो पब्लिक पार्क का डेवलपमेंट पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी है। बट अगर मान लीजिए पॉल्यूशन बढ़ रहा है, जीडीपी के बढ़ने के साथ पॉल्यूशन बढ़ रहा है, तो हम ये कह ही नहीं सकते कि यहाँ पे वेलफेयर हो रहा है। आप चाइना की कंडीशन देखो, चाइना का एक शहर है, चाइना के जो सिटी है वो है बीजिंग, ठीक है। अब बीजिंग की ये स्थिति है कि बीजिंग वर्ल्ड का सबसे पॉल्यूटेड शहर है, वर्ल्ड का सबसे पॉल्यूटेड शहर है, इतना ज्यादा पॉल्यूशन है। तो बीजिंग की एक बहुत ही कॉमर्शियल सिटी बीजिंग, बीजिंग की वजह से जीडीपी बढ़ रहा है चाइना का, पर जीडीपी बढ़ने के साथ वहाँ पॉल्यूशन इतना ज्यादा है कि लोगों की हेल्थ बहुत खराब हो गई वहाँ पे। तो दिस इज द बेसिक, कि अगर आपका जीडीपी बढ़ रहा है तो एक्सटर्नलिटीज को भी चेक करो कि कहीं ऐसा तो नहीं नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज बढ़ रही है, तो वेलफेयर तो होगा ही नहीं ना। अगर नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज बढ़ेगी तो वेलफेयर कहाँ से होगा, ठीक है। रेट ऑफ पॉपुलेशन, कभी कभी जीडीपी के जो ग्रोथ है वो ज्यादा नहीं होती है, पॉपुलेशन की ग्रोथ ज्यादा है। कैसे देखो, ग्रोथ इन पॉपुलेशन, पॉपुलेशन बढ़ रही है, सो ग्रोथ इन पॉपुलेशन इज ग्रेटर देन ग्रोथ इन जीडीपी। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, पॉपुलेशन बढ़ रही है, तो जितनी ग्रोथ जीडीपी नहीं है उससे ज्यादा पॉपुलेशन में ग्रोथ हो रही है। तो क्या होगा, जब आप जीडीपी को पॉपुलेशन नंबर ऑफ पर्सन से डिवाइड करोगे, ठीक है, तो आपको मिलेगा पर कैपिटा इनकम। तो आपकी पर कैपिटा इनकम बढ़ कम होती जाएगी, इट विल रिड्यूस, पर कैपिटा इनकम विल रिड्यूस, ठीक है। ये हमने पैरामीटर पढ़ा था 10th क्लास में, पर कैपिटा इनकम। अब जीडीपी बढ़ रहा है, हमें दिख रहा है ये जीडीपी से इंक्रीज, बट जीडीपी से ज्यादा पॉपुलेशन बढ़ रही है, तो पर कैपिटा इनकम क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, ठीक है। अगर आप पॉपुलेशन नंबर ऑफ पर्सन को डिवाइड करोगे डिनोमिनेटर में तो क्वोशंट कम हो जाएगा, मतलब पर कैपिटा इनकम डिक्रीज हो रही है हमारी। इसका मतलब क्या हो रहा है कि यहाँ पे जीडीपी बढ़ता हुआ दिख रहा है, बट वेलफेयर डिक्रीज हो रहा है, वेलफेयर बढ़ नहीं रहा है, वेलफेयर उल्टा कम हो रहा है, क्योंकि पॉपुलेशन ग्रेट स्पीड से बढ़ रही है, ज्यादा स्पीड से बढ़ रही है, ठीक है। कंपोजिशन ऑफ जीडीपी, अब जीडीपी का कंपोजिशन क्या है, हमें देखना है। जीडीपी का कंपोजिशन भी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। कंपोजिशन मतलब जीडीपी में आप क्या बना रहे हो। देखो एक सबसे बेस्ट एग्जांपल लेते हैं, पाकिस्तान ने क्या किया आज तक, वॉर गुड्स ही बनाए। पाकिस्तान में सबसे ज्यादा वॉर गुड्स बनते हैं, वहां पे सोशल बेनिफिट के गुड्स है ही नहीं, सोशल वेलफेयर के लिए कुछ भी नहीं करते वो लोग। वहाँ पे हॉस्पिटल्स नहीं है, वहाँ पे अच्छी स्कूल्स नहीं है, ठीक है। उनका मैक्सिमम हॉस्पिटल्स स्कूल्स एजुकेशन के लिए कुछ नहीं है, तो उनका मैक्सिमम जीडीपी कहाँ जा रहा है, वॉर गुड्स में जा रहा है। आपका जीडीपी बढ़ तो रहा है, बट आपके जीडीपी से आप, जीडीपी क्यों बढ़ रहा है, जीडीपी वॉर गुड्स की वजह से बढ़ रहा है। तो अगर आप वॉर गुड्स का ही डेवलपमेंट करोगे तो जीडीपी बढ़ेगा, बट वेलफेयर नहीं बढ़ेगा, ठीक है।
तो वॉर गुड्स अगर इंक्रीज हो रहे हैं जीडीपी बढ़ने की वजह से, वॉर गुड्स में इंक्रीमेंट है, तो वेलफेयर डिक्रीज होगा, क्योंकि वेलफेयर के लिए वॉर गुड्स की जगह में सोशल सर्विसेज और सोशल गुड्स की ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। रेलवेज का डेवलपमेंट, हॉस्पिटल का डेवलपमेंट, स्कूल्स का डेवलपमेंट, कॉलेजेस का डेवलपमेंट, ठीक है, ये हमारे लिए ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। तो हायर जीडीपी विल प्रमोट वेलफेयर ओनली इफ इंक्रीज आउटपुट कॉम्प्राइजेज गुड्स एंड मास कंजम्पशन ऑफ असेंशियल गुड्स। ठीक है, अगर आप वॉर गुड्स बनाओगे और एसेंशियल गुड्स नहीं बनाओगे, तो जीडीपी से वेलफेयर नहीं बढ़ेगा। जीडीपी बढ़ता हुआ दिखेगा आपको, बट जीडीपी से वेलफेयर नहीं बढ़ेगा। ठीक है, तो कंक्लूजन क्या आया दोस्तों? जीडीपी मे नॉट बी टेकन एज अ सेटिस्फैक्ट्री मेजर ऑफ द इकोनॉमिक वेलफेयर। आप ये नहीं कह सकते कि आपकी कंट्री का अगर जीडीपी बढ़ रहा है, तो आपकी कंट्री में लोगों का जो वेलफेयर है, जो पॉपुलेशन का वेलफेयर है, पॉपुलेशन का जो वेल बींग है, वो भी बढ़ रहा है। इट इज़ नॉट नेसेसरी। ठीक है, अब एक हमारे पास लास्ट टॉपिक है जिसको हम कहते हैं ग्रीन जीएनपी। ग्रीन जीएनपी का मतलब है, हमारे पास जो जीडीपी आया था, ठीक है, सॉरी, हमारे पास जो जीएनपी आया था नेशनल इनकम से, मतलब नेशनल इनकम काउंटिंग में आता है जीएनपी। जीएनपी से में अगर हम लोग डिप्लीशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज की वैल्यू को माइनस कर दें, जो हम नेचुरल रिसोर्सेज कंज्यूम कर रहे हैं, ठीक है, हम जीएनपी या जीडीपी कैसे कमा पा रहे हैं? नेचुरल रिसोर्सेज को यूज करके। तो हमने जितना जीएनपी बनाया, इस साल जितना जीडीपी या जीएनपी बना, उसमें से अगर हम डिप्लीशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज की वैल्यू को माइनस कर दें, या एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन कितना हुआ हमारे, हमें कितना नुकसान हुआ, इसको हम कह रहे हैं एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, उसकी वैल्यू को माइनस कर दें, ठीक है, तो हमें आ जाएगा, हमें मिल जाएगा ग्रीन जीएनपी। दिस इज अ मेजर ऑफ ग्रीन जीएनपी। ठीक है, सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ ग्रीन जीएनपी इज दैट green GNP measures the national income or output adjusted for the depletion of natural resources and degradation of the environment। ठीक है, एनवायरमेंट डिग्रेडेशन कंसीडर किया तो हमें ग्रीन जीएनपी मिल गया। ठीक है गाइस, यहाँ तक आके हमारा एक जीडीपी डिफ्लेटर वाला टॉपिक कंप्लीट हो गया है। ठीक है, इसमें हमने बहुत सारे फॉर्मूले सीखे। और जीडीपी डिफ्लेटर क्या होता है? बेसिकली जीडीपी डिफ्लेटर एक प्राइस इंडेक्स है और कुछ नहीं है। ठीक है, तो जीडीपी डिफ्लेटर को हमने इस तरह से समझ लिया। तो गाइस हम नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे अब। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय।